रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श में आज हम बात करेंगे एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हुए एक और विषय पर। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि एफपीओ पर हमारी एक खास सीरीज चल रही है और आज के विचार विमर्श में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन और शहद से जुड़े हुए एफपीओ के बारे में। इस क्षेत्र में किस तरीके से एफपीओ की मदद ली जा रही है, कैसे किसानों को इससे लाभ हो रहा है और हमारी सरकार भी मधुमक्खी पालन को काफी प्रोत्साहित कर रही है। आपको ये भी बता दें कि हमारे देश में लगभग 60 से 70% ऐसी फसलें हैं जिनमें परागण की आवश्यकता होती है और ऐसे में मधुमक्खी पालन से काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सरकार के साथ साथ युवाओं में भी मधुमक्खी पालन को लेकर काफी उत्साह है। कैसे इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं और हमारे किसानों की आय में अतिरिक्त बढ़ोतरी भी हो रही है। तो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, एफपीओ कैसे इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रहा है और किस तरह के टारगेट सरकार की तरफ से भी इस क्षेत्र में बनाए गए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। और हमारे साथ खास मेहमान हैं, आइए उनसे आपके मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नवीन पटले जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अपर आयुक्त हैं, बागवानी एवं कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। आपसे हम समझेंगे कि किस तरह की सरकार की योजनाएं हैं इस क्षेत्र में और एफपीओ को कैसे उससे जोड़कर हम देख सकते हैं। हमारे साथ निर्मल वार्ष्णेय जी हैं, जो कि सचिव हैं आंचल मधु उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, हरिद्वार, उत्तराखंड से। और आपसे हम समझेंगे कि एफपीओ की फॉर्मेशन किस तरीके से की जा सकती है और ख़ास तौर पर जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं, इसे मधु क्रांति का नाम दिया गया है। इस क्रांति में किस तरह का योगदान इस क्षेत्र का है। हमारे साथ ज्योति चौबे हैं, जो कि सीबीबीयू हैं। एफपीओ का किस तरीके से हैंड होल्डिंग किया जा रहा है, कैसे जो किसान हैं उनके लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है और उन्हें मदद की जा रही है, मार्केट लिंकेज कैसे इसके माध्यम से किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योति जी। और हमारे साथ आर.के. भट्ट जी हैं, जो कि ग्रामजन्य एफपीसी से जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे भी समझेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक संगठित तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत है इस क्षेत्र में, तो कैसे संभव हो सकता है इन सभी प्रयासों से। तो चलिए बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, चाहे वो बागवानी फसलें हों या जो पारंपरिक फसलें हम लेते आ रहे हैं, उनमें परागण की बहुत आवश्यकता होती है। और अगर ये मधुमक्खियां खत्म हो गई तो इस क्षेत्र में भी हमें इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मधुमक्खी पालन से ना सिर्फ शहद मिलता है बल्कि और भी कई सारे उत्पाद हैं जिससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है और अच्छे परिणाम लिए जा सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट, जो कि तमाम जानकारियों को समेटे हुए है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने किसानों, मधुमक्खी पालकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। इसी क्रम में सरकार एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से मधुमक्खी पालकों और शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 5 राज्यों में शहद एफपीओ कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत मधुमक्खी पालकों और शहद इकट्ठा करने वालों के लिए किसान उत्पादक संगठन बनाने में मदद दी जाएगी। ये कार्यक्रम सहकारी संस्था नेफेड में बनाया है।
इस कार्यक्रम के तहत 10,000 एफपीओ का गठन किया जाना है। इसके लिए सरकार द्वारा तय 4 कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक नेफेड है, जिसका उद्देश्य कृषि को आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम के तहत नेफेड 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मधुमक्खी पालकों के लिए एफपीओ स्थापित करने में मदद कर रहा है। योजना के अंतर्गत इन 5 एफपीओ से जुड़े लगभग 500 गांवों के 4 से 5,000 शहद उत्पादकों को फायदा होगा। शहद उत्पादकों द्वारा निकाला जाने वाला 60,000 क्विंटल शहद अब उनके खुद के द्वारा ही प्रोसेस करके नेफेड की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। शहद एफपीओ के जरिए नेफेड न सिर्फ बेरोजगार महिलाओं और आदिवासी आबादी के लिए एक व्यवसाय के रूप में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि उनकी आजीविका के स्तर को बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, शहद एफपीओ न सिर्फ अपने सदस्यों को वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन में उनके कौशल को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि शहद व मोम जैसे संबद्ध उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना में भी मदद करेगा। इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला संग्रह, भंडारण, बॉटलिंग और विपणन में भी मदद की जाती है। सरकार मधुमक्खी पालन में शहद स्टार्टअप्स और एफपीओ को सहायता देने सहित देश में मधुमक्खी पालन उद्योग की समग्र क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। देश में शहद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए NBHM यानी राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत 31 मिनी परीक्षण प्रयोगशालाओं और 4 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है। मधु क्रांति पोर्टल मधुमक्खी पालकों व अन्य हितधारकों के पंजीकरण के माध्यम से मधुमक्खी पालन के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए NBHM के तहत की गई एक अन्य पहल है। NBHM मधुमक्खी पालन व शहद उत्पादन में शामिल कृषि उद्यमियों व स्टार्टअप्स को सहायता दे रहा है। NBHM योजना से मधुमक्खी पालन क्षेत्र में संस्थागत ढांचा तो मजबूत होगा ही, साथ ही इससे शहद एफपीओ और हनी स्टार्टअप्स के गठन और प्रोत्साहन में भी मदद मिल रही है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से स्टार्टअप्स की भी मदद इसमें ली जा सकती है। स्टार्टअप्स की भी काफ़ी संभावनाएं हैं इस पूरे क्षेत्र में। तो रिपोर्ट अभी आपने देखी और हमने आपको ये भी बताया कि धीरे धीरे पूरे देश में इस मिशन को किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर पटले जी, जैसा कि हम चर्चा पहले भी कर रहे थे कार्यक्रम से पहले, आपने बताया कि काफ़ी उत्साह इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं जिसके बारे में पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। तो इसके बारे में जानना चाहूंगी विस्तार से आपसे। नमस्कार किसान भाइयों एवं खास तौर पे मधुमक्खी पालकों को मेरा नमस्कार। सरकार ने मधुमक्खी पालन के महत्व और ख़ास तौर पे फसलों में, जैसा कि भी बताया गया कि बागवानी फसलें हैं, इसके अलावा तिलहनी फसलें और भी फसलें ऐसी होती हैं जिसमें परागण की हमें आवश्यकता होती है। इस बात को हमारे मधुमक्खी पालक भी अच्छी तरह से जानते हैं और चूँकि इसमें हम इसको पूरे मधुमक्खी पालन को एक अतिरिक्त आय का जरिया कैसे बनाएं और इसको व्यवसाय के रूप में हम कैसे लाएं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन प्रारंभ किया गया और इस मिशन के अंतर्गत पूरे शहद क्षेत्र को, शहद सेक्टर को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग होता है जिसमें प्रोडक्शन से संबंधित जानकारियां और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमारे किसान भाइयों को और मधुमक्खी पालकों को सहायता दी जाती है, वो हम प्रोडक्शन के अंतर्गत उसको लेते हैं। दूसरा भाग आता है कि शहद एवं दूसरे जो उत्पाद हैं, जैसे आपने बताया कि वैक्स है, इसमें पॉलन्स हैं, रॉयल जेली है, वैनम है, ऐसे जितने भी ऐसे उत्पाद हैं उन सभी का हम वैल्यू एडिशन कैसे करें और हम कंज्यूमर तक हम वैल्यू एडिशन करके शहद को कैसे लेके जावें ताकि हमारे मधुमक्खी पालकों को और ख़ास तौर पे ऐसे एफपीओ जो इस निर्माण में लगे हुए हैं उनको अच्छा प्राइस और कीमत कैसे मिले, इस बात में भी हमने ध्यान रखा है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि चूंकि शहद पालन हमारे यहाँ, हमारे देश में पारंपरिक तौर पे
चलता चला जा रहा है, किंतु इसमें अभी हमें नए अनुसंधान, नया इनोवेशन की जरूरत है। जी जी। इसमें हम रिसर्च को भी इसमें हमने शामिल किया है। इस प्रकार से हमने जो 3 पार्ट होते हैं किसी भी क्षेत्र में, एक वैल्यू चेन के लिए एक जरूरी होते हैं, इसको हमने इसमें शामिल किया है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि पारंपरिक तौर पर हमारे देश में मधुमक्खी पालन होता रहा है और शहद अपने आप में बहुत ही ऑस्पिशियस भी माना जाता है, हमारे पूजा में भी और हमारी संस्कृति का एक तरीके से हम कहें हिस्सा रहा है शहद। लेकिन अब इसे व्यावसायिक रूप से हम देख रहे हैं और कोशिश यही है कि इसे और संगठित किया जाए। और ये संगठित कैसे होगा? एफपीओ के माध्यम से। हमारे साथ निर्मल जी भी हैं। सर, जैसे कि हम एफपीओ की बात कर रहे हैं, तो अब हम पूरी सीरीज के अंतर्गत अलग अलग एफपीओ, जिसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं मधुमक्खी से जुड़े हुए एफपीओ के बारे में, तो ये किस तरीके से लाभकारी हो सकता है? इस क्षेत्र को क्या इससे गति मिलेगी और मजबूती मिलेगी? किस तरह के लाभ एफपीओ के माध्यम से दिए जा सकते हैं इसको? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने सभी किसान और मधुमक्खी पालक भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस विषय में बात करने से पहले देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला एक पार्ट है वो ये है मधुमक्खी शहद का उत्पादन जी। दूसरा जो पार्ट है वो है एफपीओ। तो शहद का उत्पादन एफपीओ के माध्यम से कैसे करें और वो जो आमजन है, क्योंकि आप ही देखिए कुछ वर्षों से आप ये देखिए कि कोरोना काल के बाद शहद के प्रति जो स्वास्थ्य के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि आप इस जो शहद है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। तो अब लोगों के मन में ये आया है कि असली शहद, अच्छा शहद हमको कैसे मिले, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा एक भ्रांति रहती है शहद की। यदि मैं बात करता हूँ कि जो शहद है वो हमें अच्छी क्वालिटी का शहद हमको कैसे मिलेगा, क्योंकि अब आप देखिए कि लोग अब अपने मॉर्निंग में लोग शहद लेने लगे हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमने हरिद्वार ज़िले में, जो उत्तराखंड में एक ज़िला है, जनपद, हमारे यहाँ पे लगभग 500 से 600 बी कीपर हैं जो कि मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं। अभी तक वो मधुमक्खी पालन से जो उनका उत्पादन होता था, तो कुछ बी कीपर्स के पास जैसे 50 बॉक्स हैं, किसी के पास 20 बॉक्स हैं, कुछ लोगों के पास 100 200 बॉक्स भी हैं। तो वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज तरीके से। तो जो सरकार का जो ये एफपीओ का जो कार्यक्रम आया है, बेसिकली एफपीओ का फुल फॉर्म है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जी जी बिल्कुल। बेसिकली 2013 में कंपनी एक्ट में एक प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट लाया गया, जिसमें कि आप केवल फार्मर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सदस्य बना के, उनको डायरेक्टर्स बना के आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत आप कोऑपरेटिव बनाकर एफपीओ बना सकते हैं। इसमें हमने अपने अभी तक हरिद्वार जनपद के लगभग 400 के आसपास बी कीपर्स को आइडेंटिफाई किया है और अब तक हम 350 बी कीपर्स को जोड़ चुके हैं जी। इन एफपीओ बनाने का जो मेन मकसद है, जो सरकार ने भी जैसा सोचा, और इससे पहले भी भारत सरकार ने 2013 से लेके अब जो नई जो भारत सरकार की योजना है, जिसमें कि 2024 तक इन 5 वर्षों में 10,000 एफपीओ का फॉर्मेशन भारत सरकार के द्वारा किया जाना है, जिसमें कि 100 हनी स्पेसिफिक एफपीओ का फॉर्मेशन होना है। और इसमें से लगभग 50% ऑलरेडी जो एफपीओ हैं वो फॉर्म हो चुके हैं। इसमें से एक हमारा ये आंचल मधु उत्पादक स्वायत्त सहकारिता है, जिसमें कि इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हम इसके बाद इन बी कीपर्स का से उनका शेयर कैपिटल जमा करा के उसके बाद इक्विटी फंड के लिए अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि 10,000 एफपीओ का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें 100 एफपीओ खास तौर पर मधुमक्खी पालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ज्योति जी हैं, जो कि CBVU है, यानी एफपीओ और किसानों के बीच में एक जो लिंकेज होता है, एक जो कड़ी है, उसका वो काम करती है। तो ज्योति, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को समझाएं कि आपकी भूमिका क्या रहती है, किस तरीके से एफपीओ और किसानों के बीच में आप एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों। ये CBVU क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन, ये हम सारे फार्मर्स को मोबिलाइज करते हैं, जोड़ते हैं। मेन उसमें हनी, जैसे कि हनी का होता है कि उनको कैसे हमें प्रोसेसिंग पे भी ले जाना है। हमारी सिर्फ हनी से उत्पादक से नहीं होता, उसको प्रोसेसिंग, जैसे बिस्किट हो गए और क्या ना आपका वैक्स हो गया, वेस्टेज से कैंडल्स हो गए, और काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट में जिनकी डिमांड हो। जब मार्केट लिंकेज की बात आती है तो हनी से हम अगर संगठन को जोड़ते हैं तो उतना उनको लाभ, उनकी कॉस्ट नहीं निकल पाती है। उसके लिए हमें एक प्रोसेसिंग के लिए जाना पड़ता है, जिसके लिए फूड प्रोसेसिंग भी हमें दे रही है ग्रांट्स,
जिसके लिए हम FPO को उपलब्ध करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। तो आर के भट्ट जी से बात करेंगे जो खुद एक ऐसे ही संगठन से जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, आपसे मैं समझना चाहूँगी, जैसे हम बात करें मधुमक्खी पालक की, तो इसमें किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि जो मधुमक्खी पालक हैं, क्या उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है? क्या पहले से और अब में माइंडसेट में किसी तरह का बदलाव आया है? दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं हमारा एक ग्राम जन्य FPC का चेयरमैन हूँ। हमारा FPO का शुरुआत हुआ 2020 में हुआ, कोविड के टाइम पे हुआ। तो हमारा FPO एक्चुअली माइनर क्रॉप्स के लिए शुरू किया, लेकिन हम पहला हमारा बिजनेस प्लान हुआ बी कीपिंग के ऊपर। जी। तो हम वो साल पे जो हमारा ही एक प्लांट बना के 85 बॉक्सेस रख के हम उसका ट्रायल प्लांट किया। उसके बाद 2021 में जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जो डिस्कशन चल रहे थे उस वक्त पे, वो टाइम पे हम भी सोचा एक बी कीपिंग हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फॉर्मेट में करने से किसान लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। ऐसे सोच के हम एक फॉर्मेट बनाए हैं। हमारा यहाँ, मैं एक्चुअली मैंगलोर से हूँ, थोड़ा कंफर्ट लेवल ज़्यादा है किसान लोगों का सुपारी का। तो हम ये सोचे हैं कि हम नीचे स्तर की लो होल्डिंग वाले फार्मर्स को थोड़ा इकट्ठा करके इसमें ऊपर का जो कंफर्ट लेवल में जो फार्मर्स है उससे इन्वेस्टमेंट लेके एक फॉर्मेट बनाया। तो लो लेवल का जो फार्मर लोग हैं, इनका स्किल और इनका मेहनत रहेगा और ऊपर वालों का इन्वेस्टमेंट रहेगा। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो ये सब करने के बाद हमारा ये 2 साल का एक्सपीरियंस है कि काफ़ी सारा इंटरेस्ट दोनों लेवल पे है। ऊपर के इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार है लोग और काम करने के लिए भी तैयार है। आपको एक खुशी होगा कि हमारे पास अभी 3 लेडीज भी काम कर रहे हैं ये बीकीपी का मैनेजमेंट में। बिल्कुल। तो यह देखिए, महिलाओं का भी यहाँ पर योगदान बढ़ता जा रहा है इस क्षेत्र में। और मधुमक्खी पालन को अभी उस तरीके से एक इंडिविजुअल किसान, एक अकेला किसान या मधुमक्खी पालक करे तो उतना फायदा शायद वो नहीं होता था, और कहीं ना कहीं उसके मन में आशंका भी रहती थी। तो इससे किस तरीके से कोई चेन बनाई जाती है, कैसे इससे जुड़ा जाता है? आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी भी क्षेत्र में जब हम संगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग तक ये पूरी एक चैन होती है। और इस चैन को यदि कोई एक संगठन, चाहे वो FPO के रूप में संगठन हो या कोऑपरेटिव के रूप में हो या स्टार्टअप हो या फिर कोई महिला समूह है, यदि ये पूरी चैन को वो अपने क्षेत्र में लागू करता है तो उसका सही फायदा उनको मिलता है। जैसे मैं उदाहरण दे के देना चाहूँगा कि शहद उत्पादन हम कर रहे हैं, साथ में दूसरे जो अन्य उत्पाद हैं उनको भी कर रहे हैं, किंतु यदि हम उनको उत्पादन के साथ साथ हम उसमें प्रोसेसिंग के बाद में उनकी अच्छी पैकेजिंग, उनकी अच्छी ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग करने के बाद में अवेयरनेस के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंचना। आज एक कंज्यूमर को तरह तरह के उत्पाद चाहिए, अलग अलग समय के लिए अलग अलग उत्पाद चाहिए, उसकी चॉइस भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर्स होते हैं। जी जी। उन तक पहुंचना। तो ये सारा काम यदि हम संगठित माध्यम से करते हैं और FPO को हम इसको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं इसको करने के लिए, तो निश्चित तौर पे जो लाभ होता है, जो FPO के सदस्य हैं, जो FPC के सदस्य होते हैं, उन तक पहुंचता है। और यही हमारा उद्देश्य है। हमने जो 100 FPO का लक्ष्य रखा है उसमें इसी बात को हमने ध्यान में रखा है कि हम राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन के माध्यम से जो गतिविधियां चल रही हैं वो 100 FPO के माध्यम से देश तक पहुंचे। जी बिल्कुल। निर्मल जी, जैसे कि अभी तक बातचीत में हमने समझा कि एक तो देखिए एक मिशन सरकार की तरफ से पहले से ही चलाया जा रहा है, इसका एक बोर्ड भी बना हुआ है, और अब एक FPO, इन जो घटक है और किसान तो है ही, तो ये जो अलग अलग घटक हैं इनको किस तरीके से जोड़ा जा रहा है? क्योंकि बोर्ड पहले ही काम कर रहा था, अब हमने मिशन की भी शुरुआत कर दी है, और FPO की बात करें जो खास तौर पर मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं। जी, जैसा भी डॉक्टर पाटले सर ने बताया कि ऑलरेडी नेशनल बी बोर्ड NBHM के माध्यम से ये मधुमक्खी पालन का कार्यक्रम चल रहा है, और जो कि पूरे भारतवर्ष पे है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखिए। मैं लगभग 15 साल के इंजीनियरिंग के कैरियर के बाद जब मैंने 2018 में अपना जॉब छोड़ा
तो मैं इस मधुमक्खी पालन के कार्य से जुड़ा। वर्तमान में जो स्कीम चल रही है उसमें क्या है कि हर साल एफपीओ को एक सीईओ के रूप में और एक अकाउंटेंट के रूप में उनकी सैलरी मिलती है, उनके ऑफिस का रेंट मिलता है और कंप्यूटर ये सब आदि चीज़ें खरीदने के लिए उनको पैसा भी मिलता है। और इक्विटी ग्रांट अलग से है जिससे कि आप मशीनें खरीद सकते हैं, आप जो है अदर इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, पैकिंग का मटेरियल खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। जी देखिए, अब ऑनलाइन मार्केट ये काफ़ी वास्ट हो गया है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है और देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर कोई उत्पाद बेचना चाहता है तो ऑनलाइन एक बहुत ही सशक्त माध्यम है उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए, और इसमें उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के लिए लाभ है और एक बड़ा आयाम इसमें आप देख सकते हैं। भट्ट साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं एफपीओ के माध्यम से संगठित करने की, और हम ये भी देखते हैं कि आज का जो दौर है तकनीक का दौर है, नवाचार का दौर है, और कहीं ना कहीं जो हम आदिवासी क्षेत्र के किसानों की बात कर रहे हैं या फिर महिलाओं की बात कर रहे हैं, तकनीक उन तक पहुंचाना कई बार एक चैलेंजिंग क्षेत्र भी हो जाता है और दोनों के बीच में एक कहीं ना कहीं पुल बांधने की आवश्यकता होती है। तो एफपीओ के माध्यम से क्या ट्रेनिंग या तकनीक या नए जो अवसर या बाजार से जुड़ी बातें हैं ये पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है और किस तरीके से? फर्स्टली मेरा ये मानना है कि हम जो किसान भाई है बेस लेवल में इन लोगों को मार्केट क्या होता है वो सिखाने का ज़रूरत है। नंबर 1 होता है, अब ये हमारा हनी के बारे में एडल्ट्रेशन एक मिलावट एक प्रॉब्लम है, तो उधर से शुरू करके हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट उठाना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा। तो ये एजुकेशन देना है, ये पूरा इन लोगों को बताना है, वो सब करके हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट निकाल के बाद में मार्केट में हम जा सकते हैं, वो एक है। और टेक्नोलॉजी जो आप बोल रहे हैं, हम अभी हम माई स्टोर में हम हमारा रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और ONDC नेटवर्किंग में हम अभी पार्टिसिपेंट है। तो इनको भी जो मार्केटिंग वो गवर्नमेंट का जो ये प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, इनको भी FIG लेवल पे हम बता के इन लोगों को नेटवर्किंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहता है। जी सर, जिस ऐप के बारे में आप बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को और विस्तार से इसके बारे में बताएं, ये ऐप किस तरीके और आपका अनुभव खुद का कैसा रहा? ONDC एक ये अलग सिस्टम है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सिस्टम है। काफ़ी सारे सेलिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मिला के एक अच्छा सा नेटवर्किंग बनाए हैं। तो हम एक प्लेटफॉर्म पे एनरोल करके हम पूरे विश्व को हम पहुंच सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल। तो जैसा भट्ट साहब आपने बताया कि एक अपने आप एक प्लेटफॉर्म है जिससे जो युवा है या फिर नए किसान हैं वो जुड़ सकते हैं और पूरा एक मार्केट लिंकेज जिससे उन तक पहुंच सकता है। फिलहाल इसी के साथ ही हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे स्टार्टअप के क्षेत्र की, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से कैसे जुड़ सकती हैं, जो एक पूरा मिशन चल रहा है। उसके अलावा हम बात करें मधुक्रांति की, एफपीओ की, और बोर्ड भी मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें स्टार्टअप किस तरीके से इससे लाभ ले सकते हैं, उन्हें किस तरह का फायदा मिल सकता है, सरकार इसे कैसे प्रोत्साहित कर रही है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें विचार विमर्श। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श और आज हम बात कर रहे हैं एफपीओ से मीठी क्रांति के बारे में। एफपीओ कैसे मधुमक्खी पालन को और प्रोत्साहित कर रहा है, इसे और संगठित कर रहा है और नई नई संभावनाएं इससे जुड़ती जा रही हैं। इस पर हमने चर्चा की ब्रेक से पहले। लेकिन स्टार्टअप के लिए क्या कुछ है एफपीओ और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, आइए उस पर हम बात करते हैं। पटले जी, जैसा कि हम स्टार्टअप की बात करें तो हमारा देश एक हब बन सकता है इसका, और प्रधानमंत्री भी स्टार्टअप को लेकर अक्सर अलग अलग मंचों से कहते रहते हैं। मधुमक्खी पालन और स्टार्टअप का कॉम्बिनेशन किस तरह से देखते हैं आप? हमारे देश में स्टार्टअप खास तौर पे जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं या ऐसे लोग जिनके पास अपने आइडियाज़ हैं, इनोवेशंस हैं, उसको लेकर के और उनको सहायता देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप्स भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रमोट किए जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ संस्थान को चिन्हित किया है जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं, खासतौर पर उनको इंक्यूबेशन से लेकर के लास्ट तक उनको सपोर्ट करते हैं। इसमें उनको फाइनेंशियल हेल्प का भी प्रावधान है। सेहत के क्षेत्र में हमने पिछले 2 सालों में स्टार्टअप को भी आगे लाना चालू किया है और ऐसे स्टार्टअप हमने चिन्हित किए हैं जो कि शहद उत्पादन वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ पर इनका बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे मधुमक्खी पालक है, वो है उत्पादन के क्षेत्र में संलग्न है, वह उसके और भी अन्य काम हैं, किंतु यदि स्टार्टअप का लिंकेजेस शहद उत्पादक से बनता है और उनके वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करता है और अपने इन्वेस्टमेंट डाल करके अपना वैल्यूडेशन करके प्रमोट इस प्रोडक्ट्स को आगे करता है और मार्केट तक ले जाता है, तो इसमें दोनों का ही फायदा होता है। हमारे स्टार्टअप को अपना रोजगार मिलता है और दूसरे जो शहद उत्पादक होते हैं उनको अपना मार्केट मिलता है। तो इसी कड़ी में जो हमारे स्टार्टअप हैं, इसके अलावा दूसरी बड़ी बात आती है कि जैसा मैंने पहले बताया था कि शहद उत्पादन हमारे देश में बहुत से क्षेत्रों में बड़े परंपरागत तरीके से होता है, किंतु इसमें अभी हमें इनोवेशन की आवश्यकता है। जैसे मधुमक्खियों के बॉक्स हैं, अभी भी कई क्षेत्रों में पुराने डिजाइन्स के बॉक्स हैं, इनको और इनोवेटिव करके हम कैसे इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके मैनेजमेंट है, जैसे मधुमक्खियाँ की कॉलोनीज होती हैं बॉक्स के अंदर में, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए एक मधुमक्खी पालक, उसके पास यदि 500 से 1000 लेक मधुमक्खी कॉलोनियाँ हैं और उनमें यदि उसका मैनेजमेंट करना है तो एक हम ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लें जिससे कि उसको पता चले कि हर कॉलोनी के अंदर क्या चल रहा है, कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, उनका उत्पादन कैसे बढ़ाएं। इस दिशा में हमारे कुछ स्टार्टअप ने अच्छा काम किया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी भी बनाई है। इसके अलावा कुछ स्टार्टअप हमारे ऐसे भी हैं जो शहद को अलग अलग फॉर्म में इसको वैल्यू एडिशन दे करके अलग अलग रूप में उसको पैकेजिंग करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कहीं जा रहा है और यदि वो पॉकेट में एक छोटा सा शहद का पाउच लेकर चलता है और उसके यदि खान पान में, उसकी दिनचर्या में शहद शामिल हो चुका है, तो क्यों ना उसको बहुत ही सुविधाजनक तरीके से वो शहद को लेके चले जाए, क्योंकि हर जगह बॉटल को लेके जाना मुश्किल होता है। तो ऐसे जो इनोवेशंस होते हैं, इसी तरह से कुछ लोगों ने शहद को पाउडर के फॉर्म में लाया है, पॉलन्स को बहुत अच्छे से पैक किया है। शहद को पाउडर के फॉर्म में ये कैसे संभव हो पाता है? ये शहद में आजकल ये भी बहुत बड़ा एक इनोवेशंस आया है कि हम शहद को जनरली लिक्विड के रूप में देखते हैं, परंतु यदि उसको हम ड्राइंग टेक्नोलॉजी के थ्रू एक पाउडर फॉर्म में लाते हैं और एक उसको एक शैशे में पैक करते हैं और बाद में जब कभी भी हमें आवश्यकता होती है एज ए इम्यूनिटी बूस्टर की, जैसे हमें बात हुई थी, यदि उसको हम लेते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रचलन हो चुका है। दूसरा, जितने भी जगह हम, जैसे हमारे जो खाने के उत्पाद होते हैं, जो भी हम दिन भर में खाते हैं, यदि जहाँ जहाँ शक्कर का उपयोग होता है, यदि हम ये सोचें कि वहाँ शहद का उपयोग हो जाए, तो हम निश्चित तौर पर पाउडर वाला इस्तेमाल किया जा सकता है। पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें। कुछ जगह हमारे मधुमक्खी पालकों ने वैनम को भी बड़े अच्छे फॉर्म में लाया है। वैनम, जैसे हम जानते हैं कि बहुत ही एक कॉस्टली प्रोडक्ट है, पूरे शहद क्षेत्र में सबसे ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट है, वो है वैनम। और वैनम का भी तकनीकी हमारे स्टार्टअप ने इसको निकाल के ले आए हैं, उसमें इनोवेशन किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें इनोवेशन, ज्यादा प्रोडक्ट कैसे मिले, उसके पैकेजिंग कैसे हो और मार्केटिंग कैसे हो। तो ये सभी काम में स्टार्टअप आगे आ गए हैं और मैं मानता हूँ कि स्टार्टअप के आने से यह क्षेत्र और आगे भी बढ़ेगा और नए नए रूप हमें शहद के देखने को मिलेंगे उत्पाद के रूप में। जी बिल्कुल। पटले जी, जैसा कि आपने कहा कि एक मधुमक्खी पालक के लिए सब कुछ कवर कर पाना या सब कुछ एक साथ समेट पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बाजार है, अलग अलग उत्पाद हैं, इसके अलावा पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, तो वहाँ पर स्टार्टअप एक बहुत अच्छी भूमिका में सामने आ सकते हैं। और जिस हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो क्या ये इन स्टार्टअप्स के लिए भी है जिसका जिक्र भट्ट साहब ने किया था? मैं चाहूँगी थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें।
मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देना भी हमारी भी प्राथमिकता है, चाहे वो शहद के स्टार्टअप हों, एफपीओ हों या कोई भी संगठन हो, उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। इस दिशा में जो हमारा SFAC है, उन्होंने भी एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चालू किए हैं, उसमें वो सपोर्ट भी दे रहे हैं, पूरा गाइडेंस देते हैं। जैसे कि अभी MyStore.com की बात हो रही थी, FPOBazaar.com की बात हो रही थी, और आज हमने जो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है जिसको हम जैम बोलते हैं, जैम में भी हमारे जो FPOs हैं, हनी FPOs हैं, उन्होंने अपने उत्पाद को रजिस्टर्ड किया है। तो जो भी हमारे कंज्यूमर हैं जिनको ऑनलाइन सर्च करके अपने उत्पाद को अपने घर तक बुलाना है, जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट और दूसरे ऐसे अन्य जो प्लेटफॉर्म हैं जिस तरह से ये लोग उपयोग करते हैं, तो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उसमें FPOs के उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और हमारे जो कंज्यूमर हैं, क्योंकि कंज्यूमर भी चाहता है कि उसको डायरेक्ट FPO से वो खरीदना चाहता है, ताकि जो फायदा है वो कंज्यूमर को भी मिले और FPO के सदस्यों को भी मिले। इस दिशा में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बताया, ये अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें काफ़ी उत्पाद आ रहे हैं, अच्छा बिजनेस भी हो रहा है। मैं तो ये चाहूँगा कि कंज्यूमर इस तरह के मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा शहद एवं अन्य उत्पादों को उपयोग में लावें। जी बिल्कुल। तो देखिए, बाजार काफ़ी बढ़ता जा रहा है और आज का उपभोक्ता भी काफ़ी चूजी है, काफ़ी उसकी डिमांड्स होती है, और बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जो इस तरह के उत्पाद हैं, हनी या फिर जिनमें मेडिसिनल वैल्यू है, उनकी मांग और भी ज़्यादा बढ़ गई है। उपभोक्ता मुंह मांगे दाम भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तरह की इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और अब हम अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग भी हो गए हैं, सब कोई स्वस्थ रहना चाहते हैं, और इसीलिए इस तरह के उत्पादों का मार्केट भी बढ़ रहा है। ज्योति जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं उत्पाद की, तो हम ये भी जानते हैं कि इसमें नवाचार की भी बहुत आवश्यकता होती है, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, जिसका अभी हमने बीच में थोड़ा जिक्र भी किया। मैं चाहूँगी एक CBBV के माध्यम से ये नवाचार किस तरीके से जो हमारे मधुमक्खी पालक हैं या इस क्षेत्र में पहुँचाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में मैंने अभी FPO रेडी करा है, वो ऑर्डर मुझे मिला था 20-21 का। अभी वो FPO जो हमारा सहारनपुर में है, अराई फैट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसने 50 लाख का टर्नओवर करा है, और कम से कम 7 फ्लेवर में वो हनी रेडी करा है। स्ट्रॉबेरी, अलग अलग फ्लेवर्स ये कैसे होते हैं ये भी बताते चलें। हनी मैं बता रही हूँ, जैसे कि एक बी कीपर बोर्ड जो बॉक्स होते हैं, अब जामुन का अगर पेड़ है तो जामुन के पास ये बी कीपर बॉक्स रख देते हैं, और जो बी बॉक्स में अंदर एक क्वीन का खेल होता है, जहाँ क्वीन होती है, मधुमक्खी का जो भी छत्ता होता है वो वहीं पर ही रहता है। तो उससे वो अपना जो भी जामुन के पास अपना बॉक्स रख देते हैं, वो सारा रस जितना भी होती है चूस लेती हैं, फिर उसी से वो हनी आगे प्रोसेस करते हैं। जी, इस तरह से स्ट्रॉबेरी हुआ, लेमन हुआ, मल्टीफ्लोरा हुआ, इसी तरीके से अब फ्लेवर हनी बन रहे हैं। और इसके लिए हमने क्या करा है कि अब ये हमारे फ्लेवर हनी बन गए, संगठन रेडी हो गया, लेकिन इससे हमने फिर ONDC के प्लेटफॉर्म पे इसको डाला मार्केट के लिए, उसकी पैकेजिंग करी, स्टिकर्स करा, सारा हमने उसको करा। उसके बाद जब उसकी हमने मार्केटिंग में देखा तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। आज ONDC में हमें 1 महीना हुआ है सिर्फ, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल 1 लाख रुपए हमने सिर्फ ONDC से ही हमने अपने FPO को उपलब्ध कराया है। जी जी जी। निर्मल जी, ये तो बात हुई नवाचार की। अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब हम नवाचार की बात करते हैं और एक क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी आवश्यकता पड़ जाती है। अब हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि नई प्रयोगशालाएं यहाँ पर हमारे देश में बन रही हैं, जो कि ख़ास तौर पर हनी के क्षेत्र के लिए हैं। तो मैं चाहूँगी इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, इससे किस तरह का लाभ हो सकता है। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का हनी जो है हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी काफ़ी पसंद किया जाता है और इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। देखिए, जो शहद एक प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारी टेस्टिंग्स होती है। यदि हम फूड सेफ्टी FSI के नॉर्म्स की बात करते हैं तो वो लगभग 14 से 15 तरह की टेस्टिंग्स हैं, जिसमें कि आज का चूँकि अभी एक बता रहे थे कि अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है शहद में। तो होता क्या है कि बी कीपर्स जिस समय प्रैक्टिस करता है, जिस समय शहद वो उत्पादन कर रहा है, तो कभी कभी क्या है कि गलत प्रैक्टिस की वजह से या मजबूरी में होता क्या है कि जैसे अभी हमने शहद उत्पादन के लिए अपने बॉक्स को एक रखा पर्टिकुलर सीजन में, उस समय फ्लावरिंग हो रही है। अभी मैं इस साल का ही बताता हूँ कि इस साल क्या है कि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब रहा है। तो जैसे कि अभी लीची का शहद हमारे यहाँ पे देहरादून में लीची का काफ़ी उत्पादन होता है, तो हम लोग लीची पे ले जाके जो है जब उसकी फ्लावरिंग हो रही होती है तो हम लीची का शहद का उत्पादन करते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि मौसम ख़राब होने की वजह से उतना जो नेक्टर बनना चाहिए फ्लावर में वो नहीं बना। तो क्या होता है कि मजबूरी में बी कीपर जो है या तो
उसको वहाँ पे उस समय उसको शुगर की फीड दे देता है, या कोई बीमारी आई तो उसको बगैर कंसल्ट किए प्रॉपर कोई भी एंटीबायोटिक दे दिया उसमें मधुमक्खी को। तो होता क्या है कि इससे शहद की जो गुणवत्ता है वो जो है उसका लॉस हो जाता है गुणवत्ता का। तो हम उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नहीं बेच सकते, क्योंकि जो फूड सेफ्टी के नॉर्म्स हैं जो ये बताते हैं कि उसके अंदर मैक्सिमम सुक्रोज कितना हो सकता है, या जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे NMR टेस्ट किया जाता है, और ये अभी कंपलसरी कर दिया है कि यदि भारत से US को कोई भी शहद एक्सपोर्ट होगा तो उसको NMR टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि वो शहद एंटीबायोटिक में फेल हो जाता है या वो NMR टेस्ट में फेल हो जाता है। तो इस चीज़ का जो निदान है वो उसी से ही संभव है कि शहद का उत्पादन के समय और आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद उसकी टेस्टिंग हो। तो अभी जो नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से जो NBHM का जो चल रहा है इस समय, इस मिशन में बहुत सारी लैबें स्थापित की गई हैं। ये लैबें रीजनल लैब भी हैं, सैटेलाइट लैब्स भी हैं। इसके अलावा जो इनका जो MM2 है, जिसमें कि प्रोसेसिंग यूनिट के साथ ही आप एक 50 लाख रुपए तक की लैब को लगा सकते हैं, जिसमें कि आप बेसिक टेस्ट जो फूड सेफ्टी के नॉर्म्स के हिसाब से उनकी सारी टेस्टिंग्स कर सकते हैं जी। इसके अलावा भारतवर्ष में जो एक बहुत अच्छी जो लैब लगी है, जो किफ़ायती भी है, वो NDDB ने आनंद में काफ के नाम से लगी है, जो भी वित्त पोषित है इस मिशन में। वहाँ पर आप हनी की सारी टेस्टिंग करवा सकते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक टेस्टिंग है। हम जनरली अपने सैंपल्स को वहाँ पर भेजते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए यदि हमें चाहिए होता है तो उसको फिर इंटरटेक जर्मनी भेजना होता है। तो ये वो 2 लैबें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त हैं और वहाँ पे सारी टेस्टिंग की जा सकती है। मैं 2 टेस्टिंग बताना चाहूँगा नॉर्मल टेस्टिंग के अलावा। देखिए, एक तो मॉइस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉइस्चर का मतलब है कि शहद के अंदर जो मॉइस्चर है वो 20% से कम होना चाहिए। अब जो बी कीपर है, जब वो बी कीपिंग करता है तो उसको अंदाज़ा नहीं लग पाता, क्योंकि अभी जैसे इस समय हमारे वातावरण में यदि मॉइस्चर ज़्यादा है, बिकॉज शहद क्या हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या है कि यदि शहद का मॉइस्चर 22-23% है तो शहद के अंदर फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से क्या है कि वो हमारा जो बी कीपर है वहाँ यहाँ FPO का रोल आ जाता है। यदि कॉमन फैसिलिटी सेंटर हमने FPO के माध्यम से लगाया हुआ है तो बी कीपर अपने शहद को वहाँ पे प्रोसेसिंग करके उसके मॉइस्चर का रिडक्शन कर सकता है जी। लेकिन यदि शहद का मॉइस्चर यदि ज़्यादा है तो वो शहद कुछ समय बाद वो खराब हो जाएगा, फिर आपको उसको रीप्रोसेस करके तैयार करना होगा। ऐसे ही उसके अंदर FG रेशो होता है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज का रेशो, सुक्रोज का कितना वैल्यू है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जी। तो यदि हम उच्चतम टेस्ट की बात करते हैं तो C3 और C4 टेस्ट होते हैं, जिसके द्वारा ये पता किया जाता है कि कोई शुगर या कोई ऐसी मिलावट तो नहीं है जी। बट साहब, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अभी तक आपका किस तरह का अनुभव रहा। एक दौर था जब मधुमक्खी पालन ऐसे ही किया जाता था, कंपनियां आती थी और अपने हिसाब से चीज़ें डील की जाती थी, बड़ी जो कंपनियां होती थी वो डील करती थी, वो प्राइस कोट करती थी। अब क्या स्थिति है इसमें? अब हमारा अनुभव 1-2 साल का अनुभव है। मार्केटिंग एक चैलेंज है। अब जो नेटवर्किंग अब प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, हमें फ़ायदा मिल रहा है। बड़े कंपनियां उधर आते थे और एक्चुअली हमारा क्या है, हमारा वेस्टर्न घाट एरिया है, मल्टीफ्लोरल अच्छा शायद उधर मिलेगा आपको। तो बड़े कंपनियां आते थे और सस्ते में पूरा उठा के लेते जा रहे थे। और अब क्या हो रहा है, हम हमारे जो मेंबर्स है, मेंबर्स कितने मेंबर्स हैं सर आपके साथ? हमारा मेंबर अभी 36 है जी। उसमें 61 हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़े हैं। हमारा क्या है, हम 280 रुपीज़ में हम ले रहे हैं। हमारा यहाँ कोई भी वो दाम पे आज तक ले नहीं पा रहे। तो हम ले रहे हैं 280 रुपीज़ पर केजी में, हमारा जो मेंबर लोग हैं उनसे। तो मेंबर लोग को अच्छा दाम मिल रहा है अभी। तो हमारा मार्केटिंग तरफ से हम थोड़ा और भी पुश देना है, और हमारा वेस्टर्न घाट का जो मल्टीफ्लोरल हनी है उसको थोड़ा बड़े तरीके से हम इंट्रोडक्शन करना है जी। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, और मधुमक्खी पालन अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कहें कि बूमिंग क्षेत्र है। धीरे धीरे इसमें बहुत सारी संभावनाएं सामने आ रही हैं, और जब हम मार्केट लिंकेज की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, FPO की बात करते हैं, तो ये क्षेत्र और संगठित हो रहा है और मजबूत हो रहा है, और एक क्रांति के तौर में, जिसे हम मधु क्रांति कह रहे हैं, मधु क्रांति के तौर पर ये उभर कर सामने आ रहा है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का,
कहीं मत जाइएगा, इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी, यानी एफपीओ से मधु क्रांति। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है करगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं एफपीओ से मधु क्रांति की, और बिल्कुल क्रांति हम देख रहे हैं क्योंकि लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी बहुत उत्साहजनक हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सर, अब मैं पटले जी से जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की, और साथ ही साथ कई ऐसी भ्रांतियाँ भी हैं जो कि शहद से जुड़ी हुई हैं, तो इसके बारे में भी क्या किसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? कई बार होता है कि कस्टमर ही रिजेक्ट कर देता है प्रोडक्ट को, उसमें भी अवेयरनेस की कमी होती है, और कहीं ना कहीं जो उत्पादक है उसमें भी अवेयरनेस की कमी होती है कि वो अपनी बात को सही तरीके से रख सके। जी, मैं इस विषय पे यहाँ बताना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर हमारे देश में सरसों की शहद का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, और इसका जो एक्सपोर्ट की बात होती है, लगभग हमने पिछले साल लगभग 85,000 मीट्रिक टन शहद एक्सपोर्ट किया है। लगभग हमने 1,40,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन किया है, किंतु इसमें सरसों का शहद ये सबसे बड़ी मात्रा है। और सरसों के शहद का एक प्राकृतिक गुण होता है कि वो ठंड में उसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसके अलावा लीची के शहद में भी क्रिस्टलाइजेशन होता है, किंतु थोड़ा हमारे सामान्य तौर पर हमारे कंज्यूमर में ये भ्रम रहता है कि यदि कोई शहद जम जाता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट या इस तरह की चीज़ें हैं। ये एक भ्रम का विषय है, किंतु मैं यहाँ पर बड़े साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि शहद हमारे देश में लगभग 25 से ज़्यादा प्रकार के शहद उपलब्ध हैं, अलग अलग फ्लोरा हैं हमारे पास, परंतु सरसों और लीची की शहद की जब बात होती है, और कुछ शहद इसमें हो सकते हैं जिसमें एक क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं कि शहद का जमना, यह एक प्राकृतिक गुण है। तो इसको आप इसको बिल्कुल भी भ्रम के रूप में ना लें, यह शहद जमता ही है। और मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगा कि दूसरे देशों में खास तौर पर जैसे यूएस की बात हुई थी, वहाँ पर क्रीम हनी, जैसे कि सरसों का शहद जब जम जाता है तो पसंद किया जाता है, क्रीम जैसा दिखाई देता है, और वो लोग उसको रोटी के साथ में, चपाती के साथ में, ब्रेड के साथ में और अन्य माध्यम में उपयोग करते हैं। हम भी क्यों ना इस ट्रेडिशन को लाएं, हम भी क्यों ना ये सोचें कि हम इसको मॉर्निंग में ब्रेड के साथ में, चपाती के साथ में खाएं। जहाँ पर लोग जैम और इस तरह की चीजें खाते हैं, वहाँ पर हम एक उच्च मतलब जो मूल्यवर्धित और पौष्टिक आहार के रूप में हम इसको खाएं, और हमारे जो पीकीपर्स हैं उसको हम सहायता दें। तो ये इसको हमें समझना बहुत जरूरी है जी। और सरसों का शहद, यहाँ पर दर्शकों को मैं क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये है कि जो सरसों के फूलों का जो नेक्टर होता है उससे बना हुआ ये शहद होता है, और हमारे देश में ज़्यादा यही प्रचलित है। जो आप शहद लाते हैं उसमें ज़्यादातर सरसों का ही शहद होता है। सर, मैं निर्मल जी आपसे मैं समझना चाहूँगी, जो हम अल्ट्रेशन की बात करें, ये बात तो सही है कि ठीक है सरसों का शहद है वो उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता है कि मिलावट भी होती है। तो ये किसान भी कैसे समझे, उपभोक्ता भी कैसे समझे कि किस किस तरह की मिलावट होती है, और क्या इस कमी को, इस मिलावट को दूर करने के लिए भी एफपीओ की तरफ से प्रयास है? देखिए, अडल्ट्रेशन को आपको समझना है तो 2 चीज़ में समझिए। अडल्ट्रेशन 2 तरीके से होता है। अडल्ट्रेशन एक तो मजबूरी में होता है, और एक अडल्ट्रेशन जानबूझ के, जो पहले भी कहा आपने जी। तो होता क्या है कि भारत में जो 70 से 80% जो उत्पादन है वो मस्टर्ड के हनी का है, और आप ये देखेंगे कि आपको मार्केट के अंदर मस्टर्ड हनी कहीं नहीं दिखाई देगा। देखिए, तो आपका जो 80% उत्पादन है वो तो मार्केट के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, और वो सारा शहद एक्सपोर्ट हो जाता है। जैसे सर ने बताया 85,000 80,000 मीट्रिक टन, और यही हमारे देश के मस्टर्ड हनी का लगभग उत्पादन है। तो वो जो उत्पादन है वो तो एक्सपोर्ट के माध्यम से बाहर चला गया, और जो देश के अंदर जो अदर हनी है, जैसे कि जामुन का शहद है, मल्टीफ्लोरा जो फॉरेस्ट से आता है वो शहद हो गया, या यूकेलिप्टस एक बड़ी भारी हमारे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसमें उत्तर भारत में ये शहद का उत्पादन होता है। तो होता क्या है कि अडल्ट्रेशन की शुरुआत इसलिए हो जाती क्योंकि कंपनियों को वो शहद उतनी मात्रा में मिल ही नहीं पाता। तो क्या करें फिर वो,
तो उसकी जगह क्या होता है कि जो देखिए आप शहद को पहले थोड़ा शहद की मैं बहुत सूक्ष्म विज्ञान को समझाता हूँ। जैसे जब मैं आपको टेस्टिंग के बारे में बता रहा था तो इसमें एक रेशो होता है FG रेशो, क्योंकि शहद के अंदर 40% के आसपास फ्रक्टोज होती है, 40% ग्लूकोज होती है, 20% उसके अंदर मॉइस्चर मतलब पानी होता है। तो जो ग्लूकोज वाला जो हिस्सा है वो कम सोलेबल होता है, उसकी घुलनशीलता कम होती है। तो होता क्या है कि जिस भी शहद की FG रेशो कम होगी, मतलब जिसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, तो वहाँ पे शहद का क्रिस्टलाइजेशन जल्दी होगा। जैसे कि मस्टर्ड का शहद है, तो मस्टर्ड के शहद में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसका क्रिस्टलाइजेशन तुरंत जैसे ही एक्सट्रैक्शन होता है तुरंत तीसरे दिन वो शहद जम जाता है। कुछ शहद जैसे अकासिया का शहद है, जामुन का शहद है, ये कभी नहीं जमते क्योंकि इसके अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि कंपनियों को जो रॉ हनी होता है, जो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है, जो कि क्रिस्टलाइज होता है, जो जमे हुए फॉर्म में होता है, उस हनी को लोगों तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए वो उस हनी को बार बार गर्म करते हैं, फिल्टर करते हैं, जिससे कि शहद की गुणवत्ता चली जाती है। हम किसी भी शहद को यदि 50 डिग्री या 45 डिग्री से ऊपर यदि हम गर्म करते हैं तो धीमे धीमे उस शहद की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो इस अवेयरनेस की कमी की वजह से उपभोक्ता तक अच्छा शहद नहीं पहुंच पाता। तो क्या करना चाहिए सर इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है अवेयरनेस। आपका नेशनल प्लेटफॉर्म है, हम लोग मैंने इस विषय को इसीलिए मैं कहा कि रखिए कि क्योंकि इस नेशनल प्लेटफॉर्म से जब तक देखिए आपने देखिए कुछ समय पहले एक ऐड आता था, संडे या मंडे रोज़ खाओ अंडे, तो स्वास्थ्य के लिए एक ऐड चलाया था। मेरा निवेदन ये है सर, यहाँ पे सीनियर इतने हमारे मिनिस्ट्री से हैं, यदि एक ऐसा कैंपेन चले जिसमें कि विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से यदि लोगों के बीच में ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि यदि हनी जमा हुआ है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में है, तो वो असली शहद है, और जो शहद किसी भी मौसम में यदि क्रिस्टलाइज नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे अडल्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो सर एक बार बताएं, कई बार ये भी होता है कि जो चीनी वाला शहद होता है, मतलब जब ऐसा समय है जब फूल नहीं है या फिर मधुमक्खियों को जीवित रखने के लिए भी हमें उन्हें चीनी देनी पड़ती है, तो वो शहद भी क्या जमता है? देखिए ऐसे समझिए आप इसको, देखिए जो शहद है, बहुत सीधी सी बात है कि शहद कोई मधुमक्खी आपके लिए नहीं बना रही है, शहद अपने बच्चों के लिए बना रही है, ठीक है। और वो शहद का उत्पादन उस समय के लिए करती है जब ऑक्सीजन होता है। तो वो बच्चे जब बरसात हो रही होगी, जब नेक्टर नहीं होगा, तो उसके बच्चे उस शहद को खा सकें, पोषित हो सकें। लेकिन मनुष्य की वो होती है कि देखिए मनुष्य क्या है, गाय से दूध लेता है और शहद जो है मधुमक्खी से लेता है। तो जिस समय आपने शहद तो उसका चुरा लिया, तो अब मधुमक्खी को उस समय जो बी कीपर क्या करता है, देखिए जो साइंटिफिक बी कीपिंग होती है उसमें लास्ट वाले जो राउंड का शहद होता है वो छोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन जो लोग ऑक्सीजन में भी शहद निकाल लेते हैं, फाइनल राउंड का भी शहद निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको शुगर की फीड दी जाती है। लेकिन शुगर की फीड से किसी तरह के शहद का उत्पादन नहीं होता, सिर्फ मधुमक्खी जिंदा रहती है, जैसे कि कोई बीमार आदमी ग्लूकोज के ऊपर जिंदा है, राइट। तो उसमें क्या है कि जो चीनी की जो हम फीड कर रहे हैं उससे कोई शहद का उत्पादन नहीं होता। लेकिन जब जैसे ही नेक्टर आना शुरू हो जाता है तो जो फर्स्ट राउंड का शहद होता है उसमें जरूर उसकी थोड़ी सी मात्रा थी, वो शहद फेल हो जाता है। उसके बाद जो भी शहद आते हैं वो शहद उपयोगी शहद होते हैं। अब मैं इसमें बस एक चीज ऐड करना चाहूँगा, एफपीओ का यहाँ भी बड़ा रोल है। यदि हम एफपीओ के माध्यम से जो बी कीपर्स का शहद आ रहा है, हम उसकी टेस्टिंग करा के और हम यदि कंपनी को ये कहते हैं कि भाई हमारे शहद के आप, ये हमारी टेस्ट रिपोर्ट है और ये सभी गुणवत्ता में पास है, सारे पैरामीटर्स में पास है और हमें शहद का ये रेट चाहिए, तो हम इस मार्केट के अंदर अपने जो शहद है उसका एक प्रॉपर रेट जो है जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है आपने बताया। देखिए और यही कोशिश भी है कि जो कई बार अच्छी चीज़ें होती थी बाजार में नहीं पहुंच पाती, अब एफपीओ की वजह से ये भ्रांतियां भी दूर हो रही है और सही प्रोडक्ट, सही उत्पाद जो है बाजार तक पहुंच रहा है। ज्योति जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि आप तो सीधा ग्राउंड पर भी काम करती हैं और सरकार से भी जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह आप देख रही कि इन सब चीज़ों को और बेहतर करने का प्रयास हो रहा है? देखिए, सीबीबीओ को जब एफपीओ बनाने के लिए बोला जाता है, एफपीओ तो बन जाता है, एक संगठन बन जाता है। असली काम संगठन बनने के बाद स्टार्ट होता है, सस्टेन करना। आखिर अगर कोई संगठन से जुड़ा हुआ है तो उससे हमें फ़ायदा क्या हो सकता है, हम उससे क्या क्या लाभ हो सकता है। सबसे ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों को हम मर्ज करते हैं इस एफपीओ के द्वारा। पहले सामाजिक समाज था, आर्थिक समाज अलग था, अब सामाजिक समाज एक साथ है और आर्थिक समाज भी एक साथ है। तो इन दोनों को हम मर्ज करते हैं एक संगठन के लिए। अब इस संगठन में जैसे हमने एफपीओ चलाया है, एफपीओ में आपको किसी लोन की ज़रूरत नहीं है, आप लोनर नहीं बनोगे। जो पहले एक किसान सिंगल होके अपने जो सेल्फ वर्क करते थे वो एक लोनर हो जाते थे। जब आप संगठन से जुड़ते हो
तो आप ओनर बन जाते हो। ओनर कैसे बनेंगे आप? ओनर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफपीओ के साथ काफ़ी स्कीम बनाई है। MOAPI ने अपनी स्कीम एफपीओ से जोड़ा हुआ है। CGT क्रेडिट गारंटी लोन वो 2 करोड़ है, अब की शायद उसकी लिमिट 5 करोड़ पे हो जा रही है, जो भी वो भी एक संगठन के लिए ही है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ठीक है, इतना बड़ा संगठन अगर काम कर रहा है तो उसके लिए एक फैसिलिटी सेंटर होना चाहिए। उसके लिए भी MOAPI 10 करोड़ तक का ग्रांट उनको दे रहा, इसे कहते हैं अनुदान ग्रांट। इसको आपको ना ही रिटर्न देना है, ना ही आपको कुछ करना है, इसको अपने संगठन के लिए आगे बढ़ाना है। वर्किंग कैपिटल इसके लिए वो रेडी कर रहा है, क्योंकि संगठन तो बन गया लेकिन वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगा? इसके लिए ग्रांट्स को अवेयर कराया गया। जब तक हम किसी एफपीओ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी ग्रांट से मर्ज नहीं करेंगे तब तक ये एफपीओ इतना आगे जा नहीं पाएगा। दूसरी बात ये, हमारे पास सीधा एक एफपीओ का जीता जाता एग्जाम्पल है अमूल। अमूल भी संगठन के अंदर ही था, और आज अमूल के पास जैसे भी गाय भैंस होता है वो गांव-गांव में जा जाके छोटे छोटे जो भी होता है अपने सारे वहाँ पे मिल्क कलेक्ट करता है, और जब मिल्क होता है उससे बटर बनता है, दही बनता है, अलग अलग रूप पे कई तरह के उत्पाद बनते हैं। उसी तरह से हनी है। हनी भी अगर हम चाहें, हनी से जैसे आजकल देखिए, आजकल कोई भी अपने बच्चे को शुगर से नहीं करना चाहता। हनी की टॉफ़ियाँ हो गई हैं, हनी की क्या नाम है आपके इधर ये हनीस हो गए हैं, और आने वाले टाइम में बिस्किट्स भी हनी से है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम उसको हनी को अलग अलग उत्पाद में चेंज करेंगे। अगर किसान 2 रुपये का एक आलू उगा रहा है और वो 2 रुपये का बाहर बेचेगा तो वो संगठन को प्रॉफिट नहीं दिला पाएगा। जब तक वो आलू को प्रोसेसिंग में नहीं यूज करता, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, आज आप कोई फ्रेंच फ्राइज का पैकेट लेने जाते हैं या आलू टिक्की का पैकेट लेने जाते हैं तो वो 100 रुपये का होता है, तो वो संगठन चलता है। यानी एक वैल्यू एडिशन भी उसमें हो जाती है, और शहद में भी वैल्यू एडिशन की काफ़ी संभावना है और वैल्यू एडिशन किया भी जा रहा है। बट साहब, अंत में आपसे मैं जानना चाहूँगी, देखिए अब बहुत सारे दर्शक हमें देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं, उनके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, खासतौर पर मधुमक्खी पालन के क्षेत्र से जुड़े हुए, कि मैं भी जुड़ूँ ऐसे किसी एफपीओ से, तो उसे अब क्या करना चाहिए? कहाँ जाए वो, कहाँ संपर्क करे? क्या उसके क्षेत्र में एफपीओ है, इसकी जानकारी वो कहाँ से ले सकता है? आप अगर अपने अनुभव से बताना चाहें। मैं शुरू से ये बोल रहा हूँ और अभी रिपीट कर रहा हूँ कि बी कीपिंग इज एक टोटली अनएक्सप्लोर्ड क्षेत्र है। बात क्या है, लोगों को ये बी कीपिंग करने का सोच तो है, लेकिन प्रॉपर स्किल नहीं है, और ये जो प्रोडक्शन और फाइनल जो कंज्यूमर है बीच में एक बड़ा गैप है। गैप इसलिए हुआ है, बड़े कंपनियां इसको संभाल रहे हैं अभी भी। तो एक क्वालिटी चीज़ क्या है, एक कंज्यूमर को क्या चाहिए, वो सब कंज्यूमर को आज तक मालूम ही नहीं है। जी। क्वालिटी चीज़ क्या है वो मालूम ही नहीं है। तो ये सब करने के लिए शायद फार्मर्स एफपीओ के तरीके से ही हम अभी चलना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉफिट मोटिव से जो अभी मार्केट में हो रहा है, जो मिलावट हो या जो भी हो, वो उसको स्टॉप करने के लिए, इसको टालने के लिए एफपीओ करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फार्मर लोग ये कर सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटीज है, जहाँ फ्लोरल अवेलेबिलिटी है, तो फॉरेस्ट है, उधर एक एडिशनल इनकम के तरफ रूप में इसको शुरू कर सकते हैं। एफपीओ बनाना तो एफपीओ सब हर चीज़ को एफपीओ एक ही होता है, हनी के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन हनी में जो अब हो रहा है, जैसे पटले साहब ने बताए हैं, काफ़ी सारे अभी एनबीएचएम में काफ़ी सारे योजनाएं हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा भी एफपीओ को 2 करोड़ से ज़्यादा ग्रांट अभी मिला है एनबीबी से, और इतना सपोर्ट मिल रहा है। हम एक फार्मर सोच भी नहीं सकता कि खाली एक महीना में जो हमारा ग्रांट का प्रोसेसिंग पूरा होके हमें इंफॉर्मेशन मिला है। बिल्कुल। चलिए, अब पटेल जी, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँगी कि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, ग्रांट्स इस क्षेत्र में किस किस तरह की हैं? हमने पूरे मधुमक्खी पालन क्षेत्र में 3 प्रकार के कंपोनेंट बनाए हैं। जैसे कि हमारा मिनी मिशन 1 है, उसमें जैसे मैं बहुत सरल भाषा में बोलूँ कि हमारे मधुमक्खी पालकों को गुणवत्ता युक्त कॉलोनी चाहिए। तो कॉलोनी कैसे बनाना है, मेरा मतलब है कि रानी मक्खी को मल्टीप्लाई कैसे करना है, जिसको हम न्यूक्लियर स्टॉक प्रोडक्शन बोलते हैं, उसके लिए हम सहायता दे रहे हैं।
हमने इसमें बी ब्रीडिंग करना है, अच्छी कॉलोनी है उसकी में सहायता दे रहे हैं। इसके अलावा हमने जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे बॉक्स बनाने हैं, फ्रेम्स बनाने हैं, एक्सट्रैक्शन बनाने हैं, इसके लिए भी हम सहायता दे रहे हैं। तकनीकी प्रदर्शन के लिए हम सहायता दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो ऐसे FPOs या ऐसे कोई भी ग्रुप जो कि ट्रेनिंग सेमिनार लोगों को अवेयर करना, इस बारे में भी हम सहायता दे रहे हैं। इसके अलावा हमने कस्टम हायरिंग सेंटर, जैसे कि हमने देखा होगा कि ट्रैक्टर वाले क्षेत्र में लोग कस्टम हायरिंग कराते हैं, तो इसमें भी हमारे युवा लोग कस्टम हायरिंग सेंटर खोल करके इसको अपने रोजगार का साधन बना सकते हैं। दूसरी बात आती है प्रोसेसिंग। इसमें हमने प्रोसेसिंग यूनिट्स का निर्माण करना, टेस्टिंग का निर्माण करना, इन सभी चीज़ों का हमने प्रावधान रखा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत सारी देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं जो मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में इंट्रोड्यूस की गई हैं और हमारे पूरे मेहमान थे स्टूडियो में जिन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और आज के विषय पर इतने विस्तार से चर्चा की। तो ये था हमारा आज का विचार विमर्श, जिसमें हमने जाना कि ऐसे FPO से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। जाना आपने कि कैसे ऐसे स्टार्टअप्स तैयार हो रहे हैं, स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, नए नए उत्पाद बाजार तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, आदिवासी क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है और कई ऐसे उत्पाद भी बाजार तक पहुंच रहे हैं जो कि हमारे पोषण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं FPO से मधु क्रांति। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सुझाव है, फीडबैक है या फिर आप चाहते हैं किसी खास विषय को हम कार्यक्रम में शामिल करें, उस पर कार्यक्रम बनाएं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID नोट कर ले, vicharvimarsh08@gmail.com। तो ये है FPO पर हमारी बहुत ही खास सीरीज, जिसमें आज हमने बात की मधुमक्खी पालन की। फिर एक और विषय लेकर आएंगे, कैसे FPO से इस पूरे क्षेत्र में क्रांति आ रही है, कृषि के क्षेत्र को और गति देने की और मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।